नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्में। आइए आज हम टेक्निकल मार्वल कल की 2898 एडी की गहराई में उतरते हैं। एक नया युग आ रहा है। यह एक ऐसी फिल्म है जो विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं के मिश्रण के साथ साथ भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित करने का वादा करती है। आइए उन विशिष्ट पहलुओं को समझते हैं जो इस फिल्म को एक बहुप्रतीक्षित उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। साथ ही इसमें की गई उन गलतियों को जानते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। किसी भी फिल्म का जो नींव होता है, जो आधार होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो होता है उसकी स्क्रिप्ट। कल की 2898 एडी एक निराशाजनक भविष्य में सेट है, जहां अराजकता और भ्रष्टाचार से पीड़ित दुनिया में एक नायक यानी प्रभास न चाहते हुए भी संतुलन और न्याय बहाल करने के लिए उभरता है। वह अनंत काल से जीवित अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन के प्राचीन ज्ञान और उन्नत तकनीक का उपयोग करके अंधेरी ताकतों से लड़ता है और मानवता को आशा प्रदान करता है। इस महत्वाकांक्षी स्क्रिप्ट को सफल फिल्म महानती के निर्देशक नाग अश्विन के सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन में तैयार किया गया था, जो अपने आलोचनात्मक लेखन के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसके जो मूल स्क्रिप्ट राइटर हैं वो नाग अश्विन ही हैं और इसके निर्देशक भी वही हैं। लेखन टीम को पौराणिक तत्वों को विज्ञान कथा के साथ संतुलित करने की अनूठी चुनौती का सामना करना पड़ा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कहानी अधिकतर दर्शकों को पसंद आए और साथ ही सुसंगत और आकर्षक भी लगे। फिल्म का सही टोन प्राप्त करने के लिए कई शोध यानी रिसर्च वर्क और कई सारे ड्राफ्ट लिखने पड़े, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर को तारतम्यता के साथ लिखना काफी चुनौतीपूर्ण होती है। सबसे पहले हम चलते हैं निर्देशन की तरफ। शीर्ष पर नाग अश्विन है, जिसके दूरदर्शी निर्देशन ने फिल्म के लिए एक टोन सेट किया। फिल्म देखते वक्त आपको इसकी मेहनत साफ दिखेगी। एक अच्छा टीम कैसे सेलेक्ट करना होता है, इस फिल्म को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। जोड़जी की सिनेमाटोग्राफी हो या नितिन जिहानी का प्रोडक्शन डिजाइनिंग या सोनल सेठिया की लाजवाब मेकअप इस फिल्म को खास बनाते हैं। और साथ ही संतोष नारायण की बेहतरीन म्यूजिक और कोटागिरी की एडिटिंग इस फिल्म को एक स्टेप ऊपर ले जाता है। फिल्म में प्रभास की लार्जर देन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस, तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रही दीपिका पादुकोण तथा अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे लीजेंड्स शामिल हैं। इन सब की संयुक्त स्टार पावर और टैलेंट इस फिल्म को निश्चित रूप से प्रभावी बनाती है। पर हाँ, दिशा पाटनी जैसे एक्टर को इस फिल्म में पूरी तरह से जाया किया गया है। फिल्म में कुछ दूसरे सेलिब्रिटी कैमियो में भी दिखते हैं, जैसे एस राजामौली, राम गोपाल वर्मा, विजय देवकोंडा, राणा दग्गुबती, मृणाल ठाकुर इत्यादि। कल्कि को लाइव बनाने के लिए यानी जीवंत बनाने के लिए जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उनका यूज़ किया गया, उनका उपयोग किया गया। इसमें जो कैमरा यूज़ हुआ वो था एरी एलेक्सा 65। एरी एलेक्सा 65 के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इससे पहले भी मैंने बताया कि 65 कभी भी आप खरीद नहीं सकते हैं। इसे आप एरी रेंटल से ही रेंट पर लेना पड़ता है, यानी दूसरा कोई भी डिवीज़न या रेंटल हाउस इसे रेंट आउट नहीं कर सकता है। इसे एरी ने बनाया है खुद को रेंट आउट करने के लिए। ये कैमरा बिकने के लिए नहीं है, आप इसे खरीद नहीं सकते हैं, सिर्फ रेंट आउट कर सकते हैं और इसका रेंटल बहुत महंगा होता है। तो इस तरह के कई कैमरे इसमें यूज़ हुए हैं ताकि इसे लार्जर देन लाइफ बनाया जा सके, और एरी में इससे ऊपर का कोई कैमरा नहीं है। और इसमें जो लेंस का यूज़ हुआ है वो है प्राइम 65, यानी जो एरी 65 के साथ कंपेटेबल है, इसका यूज़ किया गया। और पूरी की पूरी फिल्म ओपन गेट पर शूट किया गया, यानी मैक्सिमम रेजोल्यूशन के साथ शूट किया गया, जो 6.5K का है। अब हम बात करेंगे लाइटिंग की, क्योंकि इस तरह के जो फ्यूचरिस्टिक फिल्म होता है जिसमें पूरी की पूरी फिल्म वीएफएक्स पर आधारित होता है, इसकी लाइटिंग बेहतरीन ढंग से करना पड़ता है। क्योंकि आपको जो सीजीआई में लाइटिंग मिलता है और जो आपको लाइव लाइटिंग करना पड़ता है, उसमें एक तारतम्यता बिठानी पड़ती है ताकि शैडो से लेके रिफ्लेक्शन तक हर चीज़ परफेक्ट आए, तभी आपको हर चीज़ जो भी आपको स्क्रीन पर दिखता है वो नेचुरल लगे। इस फिल्म को शूट करने के लिए स्काई पैनल और ऑर्बिटर जैसे एलईडी लाइट्स, एम सीरीज और ट्रू ब्लू डी जैसे डे लाइट के साथ साथ मैक्स रेंज के ब्लास्ट लाइट्स का उपयोग किया गया। सबसे बड़ी बात, फिल्म के वीएफएक्स सीन को शूट करने के दौरान अधिकतर समय में ब्रिकलॉक लाइट सिस्टम का यूज़ किया गया है, जो सिर्फ एरी रेंटल के थ्रू ही आपको मिलता है, यानी इसे आप डायरेक्ट रेंट आउट नहीं कर सकते हैं।
इसे आपको एरी रेंटल से ही लेना पड़ेगा। ये लाइट कुछ इस तरह होता है जैसे एलईडी वॉल आप देखते हैं, उसमें अलग अलग एलईडी पैनल होता है, जितना एलईडी पैनल चाहे जोड़ करके उसे वॉल को जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं। उसी तरह से ये जो ब्रिक्स होते हैं लाइट ब्रिक्स, तो इसको भी आप अलग अलग जोड़ करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसकी जो लाइट की जो क्वालिटी होती है, जो स्किन टोन होता है, वो बहुत ही परफेक्ट होता है क्रोमा के लिए, वीएफएक्स के लिए या किसी भी तरह का कंपोजिटिंग के लिए। तो ये लाइट यूज़ होता है इस तरह के जो बड़े बजट की फिल्म होती है जिसमें कि आपको वीएफएक्स का काम बहुत ही फाइन तरीके से करना होता है, तो इस लाइट का यूज़ किया जाता है। और एरी ने विशेष करके इसी चीज़ के लिए यानी वीएफएक्स से रिलेटेड फिल्म बनाने के लिए इस लाइट का निर्माण किया है। चलिए अब बात करते हैं लोकेशन की। देखिए इसका जो लोकेशन है, पूरी की पूरी फिल्म मैक्सिमम जो है वो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शूट किया गया। उसका इंडोर आउटडोर में ज़बरदस्त बड़े बड़े सेट तैयार किए गए। इंडोर के लिए अलग, आउटडोर के लिए अलग सेट डिज़ाइनर दिन रात मेहनत करके सेट तैयार किए। और हर महीने लगभग 20-22 दिन सेट तैयार होता था और 1 हफ्ते के लिए शूटिंग। तो इस तरह से कई महीने तक ये शूटिंग चला। ये जो पहली बार शूटिंग स्टार्ट हुआ वो जुलाई 2021 में शूट स्टार्ट हुआ। 2022 तक ये लगातार चलता रहा और एक एक महीने में सिर्फ 7 दिन 8 दिन ही शूटिंग हो पाती थी, क्योंकि आपको सेट तैयार करना होता था और उसी के आधार पर उसका फिर फिल्मांकन होता था। सेट निर्माण के दौरान पहले एक मिनिएचर सेट तैयार करना पड़ता है, जिसमें कि एक छोटे मॉडल के आकार में सेट बना करके देखना पड़ता है कि कैसा सेट का लुक आएगा। उसके बाद जब वो पास होता है तब फिर इसका सेट कंप्लीट किया जाता था, इसलिए इसमें देर होती थी। ये जो फिल्म कल की है ये पूरी की पूरी वीएफएक्स फिल्म है और इस तरह के फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा समय और पैसा शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में खर्च होता है, क्योंकि इस तरह की फिल्मों के लिए आपको पर्याप्त समय की ज़रूरत पड़ती है। और इस फिल्म में यानी कल्कि का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम या वीएफएक्स का काम दिया गया वो एक कंपनी को दी गई जिसका नाम है DNEG वीएफएक्स। ये डिजिटल नेगेटिव के नाम से ये कंपनी आई थी, जिसे बाद में शॉर्ट किया गया DNEG के नाम से। और ये कंपनी बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड फिल्म्स हैं जिसका वीएफएक्स इसने किया। और इस फिल्म को अगर आप इंस्पायर्ड कहेंगे कि किस किस फिल्मों के वीएफएक्स से ये इंस्पायर्ड है, तो उसका नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे मैड मैक्स, द हंटर गेम्स, ब्लेड रनर 2049, द मैट्रिक्स, इंसेप्शन, अवतार और इंटरस्टेलर। इन फिल्मों का कुछ कुछ अंश आपको वीएफएक्स का जो रूप है आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये कॉमन है, ये एक नकल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से मौलिक है। इसका जो स्टोरी है पूरी तरह से मौलिक है। वीएफएक्स डेफिनेटली आप जब टेक्निकल कुछ चीज़ आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से इंस्पायर्ड आपको लग सकता है। अब बात करेंगे वीएफएक्स टीम की कि इस तरह के जो फ्यूचरिस्टिक फिल्म होती है या वीएफएक्स से रिलेटेड फिल्म होती है, यानी जो फिल्में पूरी की पूरी वीएफएक्स पर निर्भर करती है, उसके लिए किस तरह की टीम की ज़रूरत पड़ती है वीएफएक्स के लिए, जो शूटिंग के दौरान और एडिटिंग के दौरान कंधे से कंधे मिला करके काम करती है, दिन रात काम करते हैं। तो उनका जो पोस्ट होता है वो कौन कौन से होते हैं उसको जानते हैं। सबसे पहले हम टेक्निकल डायरेक्टर्स की बात करेंगे कि वीएफएक्स के लिए बहुत सारे टेक्निकल डायरेक्टर्स लगते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। जहाँ भी हम टीडी शब्द बताएंगे तो टीडी फॉर टेक्निकल डायरेक्टर। पहला है लेआउट टीडी, फिर दूसरा एफएक्स टीडी, लाइटिंग टीडी, कैमरा ट्रैकिंग टीडी, बॉडी ट्रैकिंग टीडी, मॉडल टीडी, क्रिएचर इफेक्ट्स टीडी, रिगिंग टीडी, टेक्सचर टीडी, पाइपलाइन टीडी यानी पाइपलाइन टेक्निकल डायरेक्टर इत्यादि। और ये एक दो नहीं, कई संख्याओं में होता है, यानी सेम टीडी बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। वीएफएक्स टेक्निकल डायरेक्टर के साथ साथ जो दूसरे सुपरवाइजर्स होते हैं वीएफएक्स के लिए, दूसरे जो आर्टिस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसे भी जान लेते हैं। वो हैं विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर, सीजी सुपरवाइजर, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल सर्विस ऑपरेटर, कंपोजिटिंग टेक्निकल सुपरवाइजर, कंपोजिटर, विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट, विजुअल इफेक्ट लाइट लाइन प्रोड्यूसर, लाइटिंग आर्टिस्ट, लाइटिंग प्रिंसिपल आर्टिस्ट, 3D मॉडलिंग लीड, प्रेप आर्टिस्ट, रोटो एंड पेंट आर्टिस्ट, माया मॉडलिंग आर्टिस्ट, मैच मूवी आर्टिस्ट, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, सीजी जनरलिस्ट, लाइटिंग आर्टिस्ट, मैट पेंटर, रिगिंग आर्टिस्ट, लुक डेवलपमेंट आर्टिस्ट, मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट इत्यादि। इस तरह के ढेर सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और ये एक एक दो दो नहीं होते हैं, 10-10, 15-15 होते हैं, यानी टोटल मिलाकर के अगर आप देखा जाए तो कई सौ लोगों की, हंड्रेड्स ऑफ वीएफएक्स आर्टिस्ट और टेक्निकल डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है एक फिल्म को कंप्लीट करने के लिए, यानी उसका वीएफएक्स कंप्लीट करने के लिए। 3 घंटे की इस फिल्म कल्कि में लगभग 700 से ज़्यादा वीएफएक्स शॉट्स हैं, लगभग 710 के करीब में वीएफएक्स शॉट्स हैं। और इन शॉट्स को
इन लोगों ने मिल करके तैयार किया। इसमें एक कार की जिक्र आता है, आपने कार देखा होगा, प्रभास चलाते हैं। उस कार को स्पेशली डिज़ाइन किया गया और इस कार का नाम है बुजी कार। बुजी एक अलग नाम साउंड करता है, इसका कोई ख़ास मीनिंग तो नहीं है। जैसे किसी बच्चे को राजू गुड्डू बोला जाता है, उसी तरह से साउथ में बुजी बोलते हैं। तो उस कार का निर्माण महिंद्रा और एजे मोटर स्पोर्ट्स ने किया। इन दोनों ने मिलकर के लगभग 1-1.5 साल लग गया होगा और ये इसे तैयार करने में 4 करोड़ के आसपास में खर्च आ गया, क्योंकि इसे कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया इंडियन इंजीनियर्स के द्वारा और ये ज़बरदस्त बना। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको इतना महंगा नहीं बनाना चाहिए था, इसको CGI करके भी कंप्लीट किया जा सकता था, मेरे ख्याल से 25 से 50 लाख रुपए के अंदर। लेकिन वास्तविकता को लाने के लिए इस कार का निर्माण किया गया। इसको आप देखिए किस तरह से बनाया है। इसके टायर को स्पेशली डिज़ाइन किया गया ताकि इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ टायर आपको और कहीं ना दिखे, ताकि इस प्रोडक्शन की वैल्यू और अप हो सके। इस फिल्म में जो फाइट सीक्वेंस है जिसमें गन का यूज़ किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें गन्स तो यूज़ हुए हैं बहुत अच्छे ढंग से और इसको थर्माकोल से बनाया गया है, लेकिन इसका जो मेकिंग है वो जब आउटपुट आता है वो मुझे तो बहुत ही बचकाना लगता है कि ऐसा आउटपुट, जैसे बच्चों का नर्फ गन होता है ना, देखिए पिक्चर में नर्फ गन दिखाया जा रहा है, वाइट नर्फ गन, बड़े बड़े छोटे बड़े, तो उस तरह का गन बनाया है थर्माकोल से और उसके बाद उसे पेंट वगैरह करके उसका लुक डिफरेंट करके बाद में जो गोलियां चली है वो तो VFX के ज़रिए उस गोलियों को मोशन दिया गया है, वो तो ईजी है। लेकिन गन का जो लुक है, कुछ गन का तो ठीक है, एंटिक पीस गन लगता है, या हाथ के साथ जो एक अलग सा ग्लव्स के अंदर जो गन होते हैं वो भी ठीक कुछ हद तक लगा है। लेकिन जो नॉर्मल सिपाही लोग गन से उसके जो लोग हैं कल्कि में वो फायरिंग कर रहे हैं, वो बड़ा ही बचकाना काइंड ऑफ गन्स है, तो मुझे लगता है कि उसको और बेटर किया जा सकता है। अब चलिए दूसरा फाइट सीक्वेंस की बात करते हैं। तो इसमें भी आपको साउथ का एसेंस मिलेगा। जैसे साउथ की फाइट होती है, कोई आदमी मारता है धक्का तो सब हवा में उछल जाते हैं। इसमें आप देखिए इस सीन के अंदर जो धक्का दिया गया उसके पहले ही लोग उछलना शुरू हो गए, यानी लग रहा था कि इसे रोप या वायर के थ्रू ऊपर उठाया गया है। जो अमिताभ बच्चन जी ने भी एक सीन में 4-5 लोगों को एक साथ उल्टा करके दिखा रहे हैं। ताकत दिख तो रहा है लेकिन साफ साफ पता चल जा रहा है कि ऊपर से सपोर्ट दिया हुआ है, तो इसमें और अच्छा काम किया जा सकता था। पैर ऐसे सीधे नहीं हो सकते, पैर थोड़ा मुड़ सकता था। हो सकता है बात करने में आसान लगे लेकिन करना कठिन होता है। लेकिन मुझे जो लगा, वैसे बहुत अच्छा इसके अंदर फाइट सीक्वेंस है, CGI का काम बहुत अच्छा है, VFX का काम बहुत अच्छा है और एडिटिंग जो पोस्ट प्रोडक्शन का एक अहम हिस्सा है, मैजिक तो वहीं होता है। यानी पोस्ट प्रोडक्शन के जो दौरान जो भी काम किया गया है, एडिटिंग से लेकर के VFX का काम, CGI का काम, वो सारा चीज़ एक मैजिक क्रिएट करता है। फिल्म की गति को बनाए रखने के लिए एडिटिंग प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एडिटिंग तो अच्छा है, लेकिन फर्स्ट हाफ में काफ़ी डिलेड एडिटिंग है, यानी काफ़ी स्लो एडिटिंग है। उसे और आधा घंटा फास्ट किया जा सकता था, जिसकी वजह से कई लोग ऐसा लगेगा फर्स्ट हाफ में कि आप सो जाएं। एक ही तरह पता नहीं क्यों लड़ाई हो रही है। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बचे? हाँ, सेकेंड हाफ ज़्यादा बेटर था, टाइट एडिटिंग थी, लेकिन ओवरऑल एडिटिंग में बहुत कुछ और गुंजाइश हो सकती थी। VFX जितना अच्छा हुआ है उतनी अच्छी एडिटिंग हम नहीं कर सकते। और ये भी हो सकता है कि फिल्म इतनी बड़ी बन गई हो कि एडिटिंग के बाद समझ ही में नहीं आ रहा हो कि एडिटिंग को कैसे किया जाए कि एक तारतम्यता बनी रहे। तो तारतम्यता को बनाने के लिए हो सकता है इस तरह की एक लूज एडिटिंग रखा गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि कई सीन को आप हटा भी सकते थे फर्स्ट हाफ में से। तो ये एक कमी मुझे लगा जो नहीं होना चाहिए था। अब हम बात करेंगे इस फिल्म की अचीवमेंट और शॉर्टकमिंग की, यानी जो इसकी खास चीज़ें हैं वो क्या है और शॉर्टकमिंग यानी कमियां क्या क्या है। तो इसकी खूबी में हम 3 बेस्ट खूबी हम पकड़ते हैं। पहला है अमेजिंग विजुअल एक्सपीरियंस। आपको ज़बरदस्त विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जब 3D चश्मा को लगा कर देखेंगे तो इसका जो विजुअल एक्सपीरियंस है बेहतरीन है। आप किसी भी हॉलीवुड की फिल्म के साथ इसे तुलना में रख सकते हैं, जबकि हॉलीवुड फिल्म का बजट इससे तकरीबन 10 गुना होता है जो इस तरह की फिल्में होती है, लेकिन ये काफ़ी हद तक उसके नज़दीक तक जा रही है। इस फिल्म की जो दूसरा अचीवमेंट मुझे लगता है वो है न्यू स्टोरी आइडिया। देखिए, इसमें फ्यूचर
और पास्ट को इस ढंग से मिलाया गया है। अक्सर क्या होता है कि प्रेजेंट के साथ पास्ट या प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को लेकर के कोई फिल्म बनती है, लेकिन इसमें पास्ट यानी बहुत पुरानी चीज़ों को और बहुत आगे वाली चीज़ों को इस तरह से संबंधित किया गया, इस तरह से इसे जोड़ा गया है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इस पर और भी कई फिल्में आगे बन सकती हैं। तो ये मुझे एक अचीवमेंट के रूप में लगा कि इस फिल्म की एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है। और तीसरा है ब्रिलियंट कास्टिंग। देखिए कास्टिंग ज़बरदस्त है, इसमें प्रभास को लिया गया, उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। अमिताभ बच्चन जी ने ज़बरदस्त रोल किया, ज़बरदस्त एक्टिंग किया। कहीं पर भी नहीं लग रहा था कि प्रभास से वो डाउन है या नीचे है, लग रहा था कि उन्हीं के ऊपर पूरी फिल्म बनाई गई है। और हाँ, इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है, उसमें देखा जाएगा कि किसकी क्या और रोल रहता है, कितना बड़ा रोल रहता है, वो नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। और भी जो कास्टिंग था, मेनली दीपिका का कास्टिंग और भी जो लोगों का कास्टिंग काफ़ी हद तक सही था। हाँ, दिशा पाटनी का क्यों यूज़ किया गया और उसको क्यों नहीं लाया गया फिल्म के लास्ट में, ये समझ में नहीं आया। हो सकता है सेकेंड पार्ट में उनको ज़्यादा बड़ा रोल मिलेगा, तो ये थोड़ा सा कमी जरूर था। लेकिन इसकी कास्टिंग ज़बरदस्त है और इतने बड़े कास्ट के साथ फिल्म को बना लेना चुनौतीपूर्ण था। और इसमें जो नाग अश्विन है पूरी तरह से सफल दिखते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकमिंग की। इसमें जो 3 शॉर्टकमिंग्स या 3 कमियां मुझे लगी वो ये है। पहला है इसका स्टोरी टेलिंग। कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, स्टोरी बेहतरीन है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग है, स्क्रीन के ज़रिए लोगों को समझाना कि स्टोरी कैसे चल रही है, उसकी तारतम्यता में कमी है। वो पता नहीं चल पा रहा था कि किससे क्या संबंधित है और क्यों ऐसा हो रहा है। बाद में बहुत आप कह सकते हैं कि भाई इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन कई जगह पर बिना दिमाग वाला काम भी उसमें होते हुए दिखता है। तो ये स्टोरी टेलिंग की एक कमी हम कह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इतने दिनों से शूटिंग हो रहा है और होते होते उसके बाद जब उसे जोड़ा जाता है फिर एडिटिंग में वो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो सोच करके कॉन्सेप्ट बनाते हैं या स्टोरी बोर्ड तैयार होता है वैसे ही शूटिंग नहीं हो पाती, उससे काफ़ी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर पकड़ थोड़ी सी ढीली लगी डायरेक्टर की मुझे। दूसरा शॉर्टकमिंग है अनकंट्रोल्ड मॉडल डिजाइनिंग फॉर वीएफएक्स। वीएफएक्स के लिए जितने भी मॉडल डिज़ाइन किए गए हैं, चाहे कई तरह के उड़ने वाली गाड़ियाँ, कार, ये वेपन्स के बारे में बताएं, वो अनकंट्रोल्ड थी। कभी कोई चीज़ लग रहा है कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है, कभी कोई लग रहा है कि यार आज भी इस तरह का यूज़ करेंगे। जहां हम 2898 AD की बात कर रहे हैं तो वहां पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि तो आज के डेट में भी नहीं होता है, इसको हम लोग छोड़ चुके हैं। उस तरह की चीज़ें आज से इतने साल बाद वो दिखाया जा रहा है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वो बैलेंसिंग नहीं है, मॉडल्स की बैलेंसिंग नहीं है, सही ढंग से वो चीज़ नहीं हो पाया। इसमें हम जो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग है उसकी भी थोड़ी सी कमी कह सकते हैं। वैसे है बहुत अच्छा, लेकिन बैलेंस नहीं है। जब आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं वो अजीब लग रहा है, जैसे हम हे गूगल या सिरी से बात करते हैं तो वैसा ही बातचीत दिखाया गया है, जो कि लेटेस्ट नहीं लग रहा है, बहुत पुराना पुराना लग रहा है। जब आप फ्यूचर को उस ढंग से दिखाते हो तो उसमें थोड़ा और नयापन लाना चाहिए था। चाहे वेपन्स एकदम नया होना चाहिए, तो उस समय भी गन उसी तरह का दिख रहा है जैसे आज से करीब 25-30 साल पहले की भी जो फ्यूचरिस्टिक फिल्में होती है उसमें भी गन इस तरह का ही दिखाया जाता था। आज भी 30 साल क्या और भी 40 साल पहले भी इस तरह का ही गन से लेज़र निकलते हैं दिखाया जाता है, आज भी वही दिखा रहे। कुछ नया करना चाहिए था। तो वो जो मॉडल्स हैं उसकी कुछ कमी हमको लगी। और तीसरा है वेस्ट ऑफ मनी। बहुत जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि जो तकरीबन 600 करोड़ का ये फिल्म है, 600 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है इंडियन रुपीज़ में, और उसमें जो आउटपुट आया है वो नहीं दिख रहा है। ये ठीक है, प्रभास ने, अमिताभ बच्चन जी ने और बहुत सारे और बड़े बड़े आर्टिस्ट ने बहुत सारा पैसा लिया, ठीक है, उनको छोड़ दो। प्रोडक्शन बजट में बहुत कटौती की जा सकती है। ये मेरे ख्याल से 100 से 150 करोड़ रुपए आप और बचा सकते थे सेम आउटपुट के साथ, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि जब आप करने जाएं तो उसमें खर्च ज़्यादा हो जाए, या इन्होंने खर्च ज़्यादा बढ़ा के बताया हो, अलग बात है। क्योंकि जब इतनी बड़ी फिल्म बनाते हैं तो जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काम करती है तो बड़ा सक्सेस नहीं लगता है। अगर ये 600 करोड़ में बनी और 700 करोड़ का भी, 800 करोड़ का भी लाइफ टाइम बिजनेस होता है, या 1000 करोड़ का भी, तो कितना परसेंट का डिफरेंस हुआ आप सोचिए ना। अगर 600 करोड़ में 400 करोड़ आप पाते हैं तो आपका परसेंटेज, उसे हम सुपर डुपर हिट बोलेंगे, लेकिन कितना परसेंट का, जबकि यही 10 करोड़ की फिल्म अगर 80 करोड़ कमा रही है तो उसको हम बोल सकते हैं कि 8 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है, तो वो हम सुपर डुपर हिट बोल सकते हैं। लेकिन 600 करोड़ की फिल्में अगर न चले और 300-400 करोड़ में ही अटक जाए तो आप फ्लॉप बोलेंगे ना, क्योंकि आपका पैसा भी नहीं निकलता है। हाँ, ये बताया जा रहा है कि इसकी लाइफ टाइम बिजनेस करीब 800 से 900 करोड़ हो सकती है, जो कि 600 करोड़ के हिसाब से बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे कि 100 अच्छा बिजनेस। तो ये रहा हमारा टेक्निकल रिव्यू इस फिल्म का, कल्कि का।
आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और किस फिल्म का आप इस तरह का टेक्निकल रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए और अपना सुझाव देते रहिए। नमस्कार। प्रोफेशनल लाइटिंग अब चुटकियों में। रेड और एरियल एक्सा जैसे प्रोफेशनल सिने कैमरे पर अब आप भी शूटिंग कर सकते हैं। इतने से फ्रेम के लिए इतनी सारी लाइटिंग, पर इसे समझना। फिल्म डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एड फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन हाउस मैनेजमेंट, एक्टिंग, मूवी एंड वीडियो मेकिंग की फुल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ्री में पाने के लिए इस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल दें, क्योंकि डिजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग सीखना अब। अभी संपर्क करें इस नंबर पर।